फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर और फीमोरल नेक फ्रैक्चर। यदि फीमर का नेक ब्रेक या डिसकंटिन्यू हो जाता है तो आप उसको फ्रैक्चर ऑफ फीमोरल नेक बोलते हैं। मीन्स डिसकंटिन्यूटी ऑफ फीमोरल नेक इज कॉल्ड फीमोरल नेक फ्रैक्चर। यदि आप एपिडेमियोलॉजी देखें तो लगभग 2,50,000 ही फ्रैक्चर जो है हर साल जो है केसेस जो है आते हैं, जिसमें कि 97% जो है 50 साल से ज़्यादा के पर्सन होते हैं, जिनकी उम्र जो है 50 साल से ज़्यादा होती है। केवल 3% ऐसे पर्सन हैं जो 50 ईयर से कम होते हैं। तो इस तरीके से दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ एज ग्रुप, स्पेशली आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज। तो ये बहुत कॉमन फ्रैक्चर ओल्ड एज पर्सनस में देखा जाता है। अब बात आती है फीमर के बारे में। तो आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि फीमर का जो नेक है वो कहाँ होता है, किससे अटैच होता है। बिकॉज द नेक जो है फीमर की वो काफ़ी डेलिकेट होती है। एंड नेक इज़ कनेक्टेड विद द हेड एंड सेफ्ट। एक तरफ से हेड जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से सेफ्ट जुड़ा हुआ है, जो फिगर में भी आपको दिखाई पड़ रहा है। अब अपन आते हैं काजुअल फैक्टर में कि क्यों जो है फीमर का नेक जो है फ्रैक्चर होता है। तो इम्पॉर्टेंट जो काजुअल फैक्टर हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉलिंग फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन। यदि हाइट से स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट गिरता है तो फीमोरल फ्रैक्चर हो सकता है। द ट्रॉमा इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द फीमोरल नेक फ्रैक्चर। वो डायरेक्ट ट्रॉमा हो या इनडायरेक्ट ट्रॉमा हो, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है फीमोरल नेक फ्रैक्चर के लिए। ज़्यादातर फीमोरल नेक फ्रैक्चर पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में या सेनाइल ऑस्टियोपोरोटिक जो चेंजेस होते हैं आफ्टर 65 ईयर ऑफ एज, स्पेशली इन फीमेल्स, ये सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में देखा जाता है। कभी कभी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी इसमें देखा जाएगा, जिसमें बोन टीबी या कैंसर की वजह से फीमोरल नेक फ्रैक्चर हो जाता है। फीमोरल नेक फ्रैक्चर उन केसेस में भी होता है जैसे मिलिट्री पर्सन में हैवी रूट मार्च है या कहीं भी हैवी रूट मार्च है, जो वज़न लेकर के लोग चलते हैं, तो उनमें भी लगातार पीछे वज़न की वजह से नेक कॉन्स्टेंटली ट्रॉमेटाइज्ड होती रहती है और आगे चल कर के फीमोरल नेक फ्रैक्चर जो है हो जाता है। सो द ट्रॉमा इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट फ्रैक्चर। इसके अलावा आपने बाथरूम स्लीपर्स के बारे में भी सुना होगा कि बाथरूम में गए थे और स्लिप कर गए। तो कई बार पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की वजह से स्लिप हो जाते हैं और कई बार स्लिप होने की वजह से भी इस तरीके का फ्रैक्चर होता है। तो ओल्ड एज पर्सन्स में अक्सर बाथरूम स्लीपर्स आपको देखे जाएंगे, जो बाथरूम में ही उनका अक्सर फ्रैक्चर होता है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। तो फीमोरल नेक फ्रैक्चर को दो तरीके से क्लासीफाई किया। यदि एनाटॉमिकली हम देखें तो ये या तो इंट्रा कैप्सूलर होगा या एक्स्ट्रा कैप्सूलर होगा। मतलब जो कैप्सूल के अंदर पार्ट है हेड का, नेक का, उसके अंदर फ्रैक्चर हो। इसको दो तरीके से होता है, आइदर सब कैपिटल और ट्रांसर्वाइकल। दिस इज द इंट्रा कैप्सूलर, आइदर सब कैपिटल आइदर ट्रांसर्वाइकल। मतलब जो फ्रैक्चर लाइन है वो कैपिटल मतलब कैप्सूल के ठीक नीचे है, या जो फ्रैक्चर लाइन है वो नेक के अक्रॉस है, ट्रांसफर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसर्वाइकल। द सेकेंड वन इज द एक्स्ट्रा कैप्सूलर, मतलब कि कैप्सूल से बाहर। एक्स्ट्रा कैप्सूलर तीन प्रकार का होता है, इंट्रोकैंट्रिक, पेट्रोकैंट्रिक एंड सबट्रोकैंट्रिक। मतलब इंट्रोकैंट्रिक मतलब दोनों ट्रोकेंटर के बीच में, ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर के बीच में। पेट्रोकैंट्रिक मतलब दोनों ट्रोकेंटर को क्रॉस करते हुए, फाड़ते हुए नीचे की तरफ लाइन आती है फ्रैक्चर की। एंड सब ट्रोकेंट्रिक मतलब ट्रोकेंटर के नीचे, ठीक नीचे जो है उसको बोलते हैं सब ट्रोकेंट्रिक। तो इस तरीके से एनाटॉमिकली ये दो तरीके का हुआ, इंट्रा कैप्सूलर, एक्स्ट्रा कैप्सूलर। इंट्रा कैप्सूलर दो तरीके का, सब कैपिटल, ट्रांसर्वाइकल। एक्स्ट्रा कैप्सूलर तीन तरीके का हुआ, इंट्रोकैंट्रिक, पेंट्रोकैंट्रिक एंड सबट्रोकैंट्रिक। अब यदि हम
क्लिनिको रेडियोलॉजिकली इसको देखते हैं तो ये दो तरीके का होता है, एबडक्शन फ्रैक्चर, एडक्शन फ्रैक्चर, जैसे ह्यूमरस में आपने देखा था। अब एडक्शन जो फ्रैक्चर है मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ यदि लाइन ऑफ फ्रैक्चर है तो निश्चित रूप से ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होगा जो बाहर की तरफ होगा। यहाँ लाइन ऑफ फ्रैक्चर मोर और लेस हॉरिजेंटल होगी। तीसरा, पावेल एंगल इज़ लेस दैन 30 डिग्री, जो फिगर में दिखाया गया है यहाँ पर कि जो लाइन ऑफ फ्रैक्चर और हॉरिजेंटल प्लेन हमारा है उसके बीच जो एंगल बनता है उसको हम पावेल एंगल बोलते हैं। तो हमेशा एबडक्शन फ्रैक्चर में जब आप एक्सरे देखते हैं तो पावेल एंगल 30 डिग्री से कम का होता है। इसका मतलब जो है कि ये जो है एबडक्शन फ्रैक्चर है। चौथा, कॉक्सा वल्गा डिफॉर्मिटी, मतलब नेक और हेड के बीच एक पर्टिकुलर एंगल होता है और यदि वो एंगल बिगड़ जाता है तो उस डिफॉर्मिटी को हम बोलते हैं कॉक्सा वल्गा डिफॉर्मिटी। तो कॉक्सा वल्गा डिफॉर्मिटी स्पेशली प्रेजेंट इन केस ऑफ द फीमोरल नेक फ्रैक्चर। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉक्सा वल्गा डिफॉर्मिटी है। सेकेंड वन इज द एडक्शन फ्रैक्चर, ठीक उल्टा, जैसे कि हम पहले भी ह्यूमरस में बता चुके हैं। यूजली कॉमन फ्रैक्चर, लाइन ऑफ फ्रैक्चर इज मोर और लेस वर्टिकल। यहाँ लाइन ऑफ फ्रैक्चर वर्टिकल होगी जिससे कि पावेल एंगल 40 से ज़्यादा का होगा। यहाँ पर 30 से कम का था, यहाँ पर 40 से ज़्यादा का है, 50 भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो यदि इस तरीके का है, एक्सरे में मिल रहा है, तो ये एडक्शन फ्रैक्चर है। और कॉक्सा वल्गा डिफॉर्मिटी सेम होगी जो इसके पहले भी आपने देखी थी। अब बात आती है गार्डन्स क्लासिफिकेशन की। गार्डन्स ने इसको 4 तरीके से क्लासीफाई किया है। पहला, फ्रैक्चर विथ इम्पैक्टेड फ्रेगमेंट, यदि फ्रैक्चर हुआ है तो यदि इम्पैक्शन है, जुड़ी हुई हड्डी, तो ये फर्स्ट डिग्री हुआ। सेकेंड, कंप्लीट फ्रैक्चर विदाउट डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कंप्लीट फ्रैक्चर हुआ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। थर्ड, कंप्लीट फ्रैक्चर विथ माइल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्थ, कंप्लीट फ्रैक्चर विथ सीवियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब भी फ्रैक्चर होगा तो लोअर फ्रेगमेंट बड़ा होगा, अपर फ्रेगमेंट छोटा होगा और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो ज़्यादातर फ्रैक्चर ही सिंपल फ्रैक्चर होते हैं जहाँ सिंगल लाइन ऑफ फ्रैक्चर होगी, 2 फ्रेगमेंट बनेंगे, एक ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा, और नीचे वाले फ्रेगमेंट का हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे हर फ्रैक्चर में आपने देखा कि हर फ्रैक्चर में डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात हुई तो यहाँ भी ओल्ड एज पर्सन है, ज़्यादातर फीमेल्स हैं, ऑस्टियोपोरोटिक जिनमें चेंजेस होते हैं, ओबेसिटी मिल सकती है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होगा, लोकलाइज्ड पेन होगा, सेम स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, बोनी टेंडरनेस, लोकल बोनी इरेगुलरिटी हो सकती है, क्रिपिटस हो सकता है। जो जनरल सिम्टम साइन है हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जनरल साइन में हैमरेज बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल, इसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो यहाँ शॉक भी इम्पॉर्टेंट फीचर के रूप में आपको फीमोरल नेक फ्रैक्चर में मिल सकता है। उसके पीछे इंटरनल हैमरेज होता है, और जहाँ पर ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है वहाँ पर ब्लूइशनेस, इकाइमोसिस मिल सकती है, बिकॉज ब्लड जो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से ब्लूइशनेस या इकाइमोसिस मिल सकती है। फिर उसके बाद साथ में आप देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पेशेंट इज़ अनेबल टू रेज द लेग और लेग एंड अनेबल टू स्टैंड, पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता में, या जब फीमर नेक टूटेगा तो मूवमेंट पूरा नहीं कर पाएगा। तो अनेबल टू मूव दी लोअर एक्सट्रीमिटी, ये इंपॉर्टेंट फीचर आपको मिलेगा। तो वही फीचर हैं सेम जो आप सभी फ्रैक्चर में आपने पढ़ा था। यहाँ शॉक इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर के फीचर्स के रूप में आपको अलग से दिखाई पड़ रहा है। अब बात आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट एड सेम है, रिड्यूस द फ्रैक्चर, रिलीव पेन, रिटेन द पार्ट इन कंफर्टेबल पोजीशन, एनाल्जेसिया, सेडेशन, रेफर टू हॉस्पिटल, वही है जो इसके पहले आप देख चुके हैं। अब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 3, रिडक्शन, रिटेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो यहाँ यूजुअली जो है रिडक्शन जो है अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो ज़्यादातर केसेस में लेटेस्ट सर्जिकल जो ओपिनियन ये रहता है कि अंडर द जीए इसको जो है ओपनली रिडक्ट करके ओपन रिटेंशन किया जाए। लेकिन इसके पहले यदि नॉर्मल बच्चा है, छोटा
जहाँ पॉसिबिलिटी है हीलिंग की, ऐसे केसेस में जनरल एनेस्थीसिया लगा करके और क्लोज रिडक्शन और क्लोज रिटेंशन भी किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ की पॉसिबिलिटी है वहाँ पर क्लोज रिडक्शन क्लोज रिटेंशन भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर केस में ओपन रिडक्शन ओपन रिटेंशन किया, लेकिन ज़्यादातर चूँकि ओल्ड एज पर्सन इसमें रहते हैं इसलिए सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर सर्जिकल में इंटरनल फिक्सेशन जो है किया जाएगा, उस पार्ट को ओपन किया जाएगा। ओपन करने के बाद ये देखा जाएगा कि किस तरीके का फ्रैक्चर हुआ है, फ्रेगमेंट का डिसलोकेशन किस तरीके से हुआ है, फ्रेगमेंट का डाइवर्शन किस तरीके से हुआ है, उसको बाद रूट को अंडर दीजिए रिडक्ट किया जाएगा। रिएक्ट करने के बाद फिर उसमें स्मिथ पैटरसन नेल फिक्सेशन किया जाता है, मतलब इनले लगाया जाएगा, जो आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन ट्राईफ्लैंक्स नेल्स आते हैं, तो इस तरीके से ट्राईफ्लैंक्स नेल गार्ड वायर डाल करके पहले हैमर से उसको देख लिए जाते हैं कितना इसमें नेल लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इंटरनल फिक्सेशन होगा, मतलब ओपन रिडक्शन होगा और ओपन ही रिटेंशन होगा। तो यहाँ पर स्मिथ पैटरसन नेल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर इंटरनल फिक्सेशन के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा मोर्स पिन्स, कभी कभी ऑस्टियोटॉमी भी करनी पड़ सकती है, कभी चूँकि ओल्ड एज हैं, हड्डियाँ पूरी ख़राब हो चुकी, प्रोस्थेटिक रिप्लेस भी करना पड़ता है। आर्टिफिशियल जो हेड और नेक लगाने पड़ते हैं। तो प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट भी जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन इस केस के लिए है, जहाँ की सर्जिकल ट्रीटमेंट करके प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट किया जाएगा, क्योंकि हड्डियाँ पूरी ख़राब हो चुकी हैं। रिहेबिलिटेशन का जहाँ तक सवाल है, रिहेबिलिटेशन सेम है, आप पढ़ चुके हैं। एलिवेशन, एक्सरसाइज, डाइट एंड ड्रग्स, कि आप उसको एलिवेट करके रखिए, दवाइयाँ दीजिए, डाइट अच्छी रखिए पेशेंट की, जिससे ग्रेजुअली धीरे धीरे हीलिंग हो जाए। तो ओवरऑल वी कैन से बिकॉज दिस इज़ द केस ऑफ ओल्ड एज पर्सन, तो यहाँ सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इंटरनल फिक्सेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट, ये दो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो ऐसे केसेस में किया जाता है। यहाँ पे देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं इस तरीके से पेशेंट का रिडक्शन किया गया क्लोज, और पेशेंट को रिटेन करके रखा हुआ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीमोरल नेक फ्रैक्चर। थैंक यू।